ओके सर। चलिए, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। हाँ सर जी। देखिए, स्क्रीन में हमने क्या लिखा है, तो हमने फर्स्ट लिखा है कि करंट अफेयर्स को तो हम देखेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग जो अभी सबसे बर्निंग टॉपिक है और उस टॉपिक से संभवतः 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो कोशिश हमारी ये होगी कि पहले उस टॉपिक को हम खत्म कर लें। आज तक के रिलेटेड जो भी आपके कोविड से रिलेटेड फैक्ट हैं और जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जो कोरोना वायरस है उसका ओरिजिन कहां से हुआ है। तो ओरिजिन 3 बता रहा हूं, एज पर चॉइस आप अपने जो ऑप्शन है उसमें टिक मार्क कर सकते हैं। अगर देश की बात पूछी जा रही हो तो आप चाइना पर टिक लगाएंगे, अगर उसके स्टेट की बात पूछी जा रही हो तो आप हुबई पर टिक लगाएंगे, और अगर सिटी की बात पूछी जा रही हो तो आप वहां शहर पर टिक लगाएंगे। ये जो मैंने फर्स्ट फैक्ट बताया है, ये समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर। यस Yes. City 1, Hubei is the state and China is the country. जैसा चॉइस वैसा काम। दिस इज फर्स्ट फैक्ट रिलेटेड टू कोरोना वायरस, क्योंकि ओरिजिन ही यहीं से हुआ और ओरिजिन होने के बाद हमारे इंडिया में भी आएगा ही आएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो आपके 28 स्टेट या फिर 8 जो यूनियन टेरिटरी है उसमें कहां पे आया? तो उस राज्य में सबसे पहले आया जो राज्य साक्षरता के आधार पर सबसे बड़ी राज्य है, सबसे बड़ा परसेंटेज आपके किसी राज्य का है, तो वो राज्य कौन सी है? केरला। तो केरला का एक स्टूडेंट था जो वुहान यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहां से बेचारा आया और हमारे लिए वो फर्स्ट जो कोरोना वायरस का पेशेंट था वो बन गया, और आपके करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि फर्स्ट जो आपका कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आपके इंडिया में आए थे वो कौन से शहर से आए थे? राइट आंसर ये तमिलनाडु ना? कौन सा? केरला सर। केरला। ओके, केरला, वेरी गुड। चलिए, तो ये तो हो गई ओरिजिन। एक तो हमने चाइना में ओरिजिन करवा दिया, इंडिया में हमने इसको बुला लिया। अभी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो ये जो कोरोना वायरस है, इसका वायरस का नाम क्या है? तो वायरस के नाम में कभी भी हम कोरोना को टिक नहीं करेंगे। द एक्चुअल वायरस जो सबसे पहले 2002 में ही चाइना में आया था। देखिए, हम 2021 में खड़े हैं, 2019 में कोरोना एग्जैक्ट भारत में आया, लेकिन एग्जैक्ट जो ये वायरस था ये 2002 में आया था, चाइना में आया था। अगर ये बात इंपॉर्टेंट नहीं रहती, मैं किसी भी कंडीशन में इस पीडीएफ में शामिल नहीं किया हुआ होता, लेकिन पीडीएफ में भी शामिल किया है। आपको बता भी रहा हूं कि सबसे पहले वो वायरस जिस वायरस का नाम और उसका फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो वायरस 2002 में ही चाइना को हिट किया था। नाम था उस वायरस का SARS-CoV-2। ये नाम किसने दिया, क्यों दिया, किस कारण से दिया, इसके पचड़े में हमें नहीं पढ़ना है कि सर सार्स नाम क्यों दिया, CoV नाम क्यों दिया, 2 नाम क्यों दिया। हमें सिर्फ ये जान के रखना है कि SARS-CoV-2 जो ओरिजिन हुआ था वो चाइना में ही हुआ था, लेकिन आज से संभवतः 20 साल पहले हुआ था, 2002 में हुआ था। एंड द फुल फॉर्म ऑफ सार्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कोविड का आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या आंसर दीजिएगा? कोविड का आंसर क्या है फुल फॉर्म? कोरोना वायरस। एनी वन ऑफ यू? कोरोना वायरस सर। कोरोना वायरस। कोरोना वायरस डिजीज। नहीं, जिसने भी बोला कोरोना वायरस इज रॉन्ग आंसर। देखिए, आपके ऊपर में ही लिखा है हमने कि कोविड का फुल फॉर्म क्या है। सिर्फ कोरोना वायरस नहीं बोलने का भाई, डी फॉर क्या, दिल्ली बोलिएगा क्या? नो सर। हाँ, आंसर इज कोरोना वायरस डिजीज 19, क्योंकि 2019 में हिट किया था। तो कोविड का फुल फॉर्म आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, लेकिन कोविड का तो ये फुल फॉर्म हमने दिया, लेकिन एक्चुअल जो हमारा ये था, जो वायरस था उसका नाम था SARS-CoV-2। द फुल फॉर्म ऑफ SARS इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। थोड़ा सा टफ है, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, याद करना ही पड़ेगा। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी, क्यों रेस्पिरेटरी है? क्योंकि कोरोना वायरस जब इंटर करता है तो एग्जैक्टली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही, मतलब हमारे लंग्स को ही वो खराब करता है। तो ये अच्छी बात यह है कि रेस्पिरेटरी जो श्वसन तंत्र है उससे आप कम से कम आर का तो आप फुल फॉर्म जान सकते हैं कि रेस्पिरेटरी होगा। जो हमारी जो भी हम सांस लेते हैं, जो लंग्स के थ्रू हम लेते हैं, तो उसके लिए रेस्पिरेटरी है। सिंड्रोम, तो आपने ऐसे भी एड्स का फुल फॉर्म याद किया होगा। एड्स का फुल फॉर्म किसी को मालूम है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम।
वो जो सिंड्रोम है वो यहाँ भी है, कोरोना वायरस तो आपको मालूम ही है, सिर्फ सीवियर एक्यूट आपको याद रखना है, दैट्स इट। रिस्पिरेटरी है, सिंड्रोम वेल नोन है, कोरोना वायरस तो आप जानते ही हैं, सिर्फ साथ में क्या याद रखना है, सीवियर एक्यूट। बाकी आपके चॉइस में जब आपके नजरों के सामने वो आएगा तो ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि सर ने विस्तार से इसके बारे में हमें बताया था। आगे हम चलेंगे तो आप जानिए कि इस कोविड को हमने ये कोविड नाम क्यों दिया। तो बेसिकली क्राउन देखा है ना, जब मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड क्राउन या फिर कोई देश का जो राजा है वो क्राउन, मतलब जो ताजपोशी होती है, जो मुकुट पहनता है, उसको अगर आप सही ढंग से देखिएगा या मिस वर्ल्ड मिस इंडिया को आप देखेगा तो उसके जो क्राउन होते हैं, उसकी जो ताज होती है, उसमें वो ऊपर का जो वायरस का जो आपने देखा होगा, वायरस का फोटो बहुत जगह आपने देखा होगा, तो उसका जो आकार है, उसका जो शेप है, तो क्राउन के ही शेप के आधार से निकाल के हमने इस कोविड का नाम कोरोना दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर मैंने स्पष्ट लिखा भी है, व्हेन व्यूड अंडर ए माइक्रोस्कोप कोरोना वायरस appears to have crown like structure and the Latin word corona, क्राउन का जो लैटिन वर्ड है वो कोरोना है, इस कारण से हमने इसका नाम कोरोना वायरस दिया है। आपको इस सब से कोई भी मतलब नहीं है, आपसे पूछा जाएगा कि कोरोना का नाम हमने किस आधार पर दिया है, आपके पास ऑप्शन आएंगे, उस ऑप्शन में आपको क्राउन आएगा, कैप आएगा, या फिर कोई भी अदर वायरस का नाम दे देगा। उस कंडीशन में आपको वो स्ट्रक्चर पट्टी लगाना है जो स्ट्रक्चर आज के डेट में आपको कोरोना वायरस का दिखता है, दैट इज क्राउन। क्राउन का जो लैटिन वर्ड है उसको हम कोरोना कहते हैं, इसका अर्थ हमने कोरोना नाम दिया है। इससे ऊपर वाली फैक्ट में हम आए तो आपको ये मालूम चलेगा कोरोना वायरस एक पैंडेमिक है, जिसको हमने कोविड-19 का नाम दिया, वो एक पैंडेमिक है। देखिए, इपिडेमिक होता है, पैंडेमिक होता है, तो पैंडेमिक जब मल्टी नेशन में कोई बीमारी एग्जिस्ट करती है तो उसको जो सबसे सर्वोच्च संस्था है हमारे वर्ल्ड में, उसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने 1948 में जिनेवा में किया है। तो इस WHO ने, यहाँ पे मैं डेट आपको बताना चाहूंगा, जिस डेट का यहाँ पे जिक्र मैंने आपके PDF में भी किया है, वो डेट मार्च की 11 तारीख है। किस दिन कोरोना वायरस को, कोविड को हमने पैंडेमिक, WHO ने पैंडेमिक बनाया है, वो डेट है मार्च 11, 2020। आपसे पूछा जाएगा कोरोना कोविड-19 इज ए पेंडेमिक डिक्लेयर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ICMR, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर UNO, या फिर WHO। कहां पे लगाइएगा? ICMR ना, WHO। ठीक है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग में है या वाशिंगटन DC में है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, यहां तक के चीजों में कोई दिक्कत आपको आया? No, बात sir. अभी तक हमने बताई है, 5 बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके, अभी हम ऐसा आप ना समझें कि सर कुछ भूल गए हैं और डायरेक्ट आज पढ़ाने की शुरुआत कर दी है, ऐसा मैं कतई नहीं कर सकता हूँ। मैं चलता हूँ कहाँ के पास? मैं चलता हूँ डिम्पले जोशी के पास। ये एक्टिव है, बहुत दिनों से कंटिन्यू भी रहती हैं। वेरी गुड जोशी मैडम। जोशी मैडम, आवाज आ रही है तो माइक को अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है? Yes, sir. मुझे NBFC खोलना है, कितने पैसे लेके आऊं? हाँ, 2 crore. कितने करोड़ मैडम? कितने करोड़? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एनीवे, ठीक है। 2 करोड़ जान के रखिए कि 2 करोड़ जो है मतलब 200 लाख इज द मिनिमम अमाउंट, इज द रिक्वायर्ड पेड अप कैपिटल फॉर NBFC। चलिए, ओरिजिन को हमने देख लिया, हमने उस, ओके ठीक है, गुड। हमने ओरिजिन को देख लिया, हमने आपके जो वायरस है उसको देख लिया, किसने उसे पेंडेमिक डिक्लेयर किया उसे हमने देख लिया। अभी हम चलते हैं टेस्ट की ओर। टेस्ट में बेसिकली जो कोरोना है ये RNA के फॉर्म में होता है, और इस RNA को हम क्या करते हैं तो कन्वर्ट करते हैं DNA में। यही कारण है कि जब भी आप कोरोना वायरस के लिए टेस्ट करवाएंगे तो उसकी रिपोर्ट आने में टाइम लगती है ना, 1 से 2 दिन लगते ही, या फिर अभी तो आ गए हैं नए टेक्नोलॉजी जिसके आधार पर सेम डे में आपको रिपोर्ट आती है।
लेकिन चूंकि आरएनए को हम डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, इस कारण से इस टेस्ट का नाम है आरटीपीसीआर। द फुल फॉर्म ऑफ आरटीपीसीआर इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर से बोल रहा हूं, चूंकि हम आरएनए को रिवर्स करते हैं डीएनए में, इस कारण से इसके शुरुआत में ही नाम लिखा हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोलीमराइज चेन रिएक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म मैंने बहुत बार आपको बताया है कि मेरे हर एक क्लास में शॉर्ट फॉर्म पे मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस दूंगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में न सिर्फ करंट अफेयर्स बट बैंकिंग एग्जामिनेशन, बैंकिंग टर्म्स के लिए 4 से 5 सिर्फ शॉर्ट फॉर्म पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा इन आरटीपीसीआर टी स्टैंड फॉर व्हाट, है ना। तो उस कंडीशन में रिवर्स हम करते हैं, आरएनए कन्वर्टेड इनटू डीएनए, इसका अर्थ रिवर्स है, ट्रांसक्रिप्शन है, पोलीमराइज थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, और चेन रिएक्शन है। दिस इज द फुल प्रूफ टेस्ट फॉर आरटीपीसीआर। नेक्स्ट हम 2 टेस्ट और भी करते हैं। एक टेस्ट हम और करते हैं जिसमें हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं, जब इन सब अनसिम्मेट्रिकली कोरोना होता है तो हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कोरोना था क्या। तो उस कंडीशन में एंटीबॉडी टेस्ट हम करते हैं, मतलब हमारे अंदर एंटीबॉडी डेवलप हुआ है, इट मींस हम कोरोना से होके गुजरे हैं। तो एंटीबॉडी सिर्फ याद रखना है, ज्यादा कुछ याद रख, आपसे पूछा जाएगा which of the following test is not related with कोरोना वायरस या कोविड-19, उस कंडीशन में आरटीपीसीआर इज राइट आंसर, एंटीबॉडी टेस्ट इज राइट आंसर, एंटीजन टेस्ट इज राइट आंसर। इस 3 को छोड़ के अगर कोई चौथा आपको देखने को मिलता है तो देयर यू कैन टिक मार्क दैट दिस टेस्ट इज नॉट एलिजिबल फॉर कोविड-19 टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट इज आरटीपीसीआर जो फुल प्रूफ टेस्ट है, इसमें 100% जानकारी हमें मिलता है कि कोरोना है या नहीं। इसके अलावा एंटीबॉडी में हम ये चेक करते हैं कि प्रीवियसली हमें कोरोना था या नहीं, और एंटीजन भी एक टेस्ट है। इस एंटीजन में क्या टेस्ट करते हैं वो आप देख ले, यहाँ पे मैंने आपको अंडरलाइन किया है, क्या लिख किया, किससे मैंने कर्सर रखा है अभी, प्रोटीन। प्रोटीन। हम कोरोना के प्रोटीन को टेस्ट करते हैं। इस कारण से कहा जाता है कि समटाइम्स एंटीजन टेस्ट जो है वो सही जो आंसर है वो नहीं देता है, क्योंकि शुरुआत के दिनों में आपने अगर कोरोना हुआ, शुरुआत के फर्स्ट 2 या 3 डेज में आपने टेस्ट करवाया, तो हो सकता है उसका प्रोटीन का डेवलप नहीं हुआ होता है, इस कारण से एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे एंटीजन टेस्ट में हम क्या टेस्ट करते हैं, तो प्रोटीन, कोरोना वायरस का जो प्रोटीन है वो है या नहीं। इफ यस, एंटीजन टेस्ट विल बी पॉजिटिव, इफ नो, एंटीजन टेस्ट विल बी नेगेटिव। बट व्हाट वी टेस्ट इन एंटीजन, दैट इज प्रोटीन ऑफ कोरोना वायरस। So these 3 above tests is required for COVID-19. Okay? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। देखो अभी आपको कोरोना वायरस बना रहा हो ना, इसके बाद कोई भी कहीं का भी कोई भी क्वेश्चन निकालो कोरोना वायरस का, और ना बने ऐसा संभवतः नहीं होगा, नहीं बनेगा तो हो सकता है कुछ नए चीज आ जाएंगे, तो नहीं हो सकता है बने, बट फिर भी इतनी बात मैं आपको आज बता के जाऊंगा इस कोरोना वायरस रिलेटेड एज ऑन डेट अपडेटेड। हो सकता है अब 10 दिनों के बाद कुछ नया अपडेट आ रहा है, कुछ नए स्कीम आ रहे हैं, या फिर कुछ नया ऐप लॉन्च हो गया, तो ठीक है, आने वाले दिनों में हम अपडेट करेंगे, बट एज ऑन डेट दिस इज 100% अपडेटेड टर्म्स एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड टू कोविड-19। हम चलेंगे, जब कोविड-19 की शुरुआत आपके देश में हुई थी जनवरी 2020 में, क्योंकि जब आपने केरला का नाम देखा था वहीं पे मैंने डेट भी मेंशन किया है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट डेट नहीं था, इस कारण से बताया नहीं, बट फिर भी आप जाने कि जनवरी 2020 में जब कोरोना ने ये पैर पसारने शुरू किए, तो हमारे पास जो आर्मी है या फिर नेवल है या फिर एयरफोर्स है, उसमें आर्मी तो कुछ कर नहीं सकती है, कहीं बाहर जाकर किसी को ला नहीं सकती है, तो नेवल एंड एयरलाइंस, एयरफोर्स, इन 2 आपके जो ये यूनिट है, इन्होंने 2 बड़े ऑपरेशन शुरू किए, ताकि जो ओवरसीज इंडियन है, जो आपके कोई हो जो बाहर में हो, वो अगर इंडिया आना चाहते हैं तो उनके लिए जो एयरलाइंस ने शुरुआत किया जिस मिशन का, उसका नाम था वंदे भारत मिशन। देखिए अभी बहुत आसान लगा रहे, वंदे भारत तो हमने बहुत बार न्यूज में सुना, लेकिन जब चॉइस आएगा आपसे बोला जाएगा वंदे भारत मिशन, हिंद भारत मिशन, रिटर्न भारत मिशन, तो ऐसा लगेगा कि हो ना हो ये तो रिटर्न वाला ही काम था, तो लोग ठोक दो रिटर्न पे, बट ऐसा है नहीं। द आंसर इज वंदे भारत मिशन स्टार्टेड बाय द एयरलाइंस एंड सेम टाइम जो नेवल ने जहाजों के माध्यम से लोगों को लाने की शुरुआत बेसिकली गल्फ कंट्री से की थी, उस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ओके, ऑपरेशन समुद्र सेतु। एक मिनट थांबा,
समुद्र सेतु के नाम से ही लग रहा है कि समुद्र में ही जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है एयरलाइंस तो जाएगी नहीं। तो समुद्र सेतु आप नेवल पर टिक कर सकते हैं। एंड वंदे भारत थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि ये एयरलाइंस कंपनियों के द्वारा बेसिकली इंडियन एयरलाइंस के द्वारा शुरुआत किया गया मुहिम था, जो ओवरसीज इंडियंस हैं उनको वापस लाने के लिए। इससे आगे हम चलते हैं। जिस प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई साहब हमारे पास थोड़ा सा क्या है, तो आप लोग अगर आप लोग सक्षम हैं तो हमें मदद कीजिए, और उस मदद किए हुए पैसे से हम कोरोना के खिलाफ ही हम उसे यूज करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर के उस आह्वान का जो नाम हमने दिया है उसका नाम था पीएम केयर फंड। आपने बहुत बार न्यूज में देखा होगा कि बहुत सारे जो वेंटिलेटर हैं उस पर नाम लिखा हुआ पीएम केयर फंड का। तो पीएम केयर फंड को लॉन्च किया गया, ये कहते हुए लॉन्च किया गया कि अगर आप सक्षम हैं तो इसमें आप डोनेट कीजिए, और इस आपके डोनेशन से हम एंटी कोरोना के लिए क्या करेंगे, तो कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो पीएम केयर फंड, यहाँ पे पीएम केयर का भी फुल फॉर्म लिखा हुआ है। पीएम तो ऑब्वियसली बात है प्राइम मिनिस्टर, केयर का थोड़ा सा फुल फॉर्म आप जाने तो बेहतर है, सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। फिर से बोलता हूं, सिटीजन असिस्टेंस, ऑब्वियसली बात है कि इंडियन सिटीजन के असिस्टेंस के लिए एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन के लिए पीएम केयर फंड की शुरुआत की गई है। और अभी हाल ही के दिनों में प्राइम मिनिस्टर ने यह भी अनाउंस किया है कि वैसे बच्चे जिनके पेरेंट्स कहने का मतलब दोनों माँ और पिता दोनों एक्सपायर हो गए हैं, उनको इस पीएम केयर फंड के थ्रू ही 10 लाख रुपए का असिस्टेंस दिया जाएगा व्हेन दे टर्न एज एज ऑफ 18। तो ये 4 फैक्ट मैंने आपको बताया। इसमें पहला वंदे भारत, दूसरा ऑपरेशन समुद्र सेतु, तीसरा जिस फंड की शुरुआत की गई पीएम केयर फंड है। पीएम केयर में केयर का थोड़ा सा आपको जो फुल फॉर्म है वो याद रखना है, सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। एंड 10 लाख रुपए का जो मुआवजा है उन बच्चों को दिया जाएगा जिनके माँ और पिता दोनों इस कोविड के अंदर एक्सपायर हुए हैं, पैन इंडिया कहीं भी। क्लियर? यस सर। मजा आ रहा है कि बोर लग रहा है? थोड़ा करंट अफेयर्स बोरिंग होता है, लेकिन क्या करोगे, अब पढ़ना ही है। हाँ, क्योंकि 15 से 16 मार्क्स का वेटेज है, तो ये ऑप्शन नहीं है। जो मैं करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा हूँ ये एग्जैक्ट करंट अफेयर्स नहीं है, ये एक टॉपिक मात्र है ना। अभी आपको मैं एक पीडीएफ दिखाता हूँ, उस पीडीएफ को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपके एग्जामिनेशन में जो करंट अफेयर्स पूछे आते हैं उसका वेटेज क्या होता है। ये देखो, देखिए आपके एग्जामिनेशन में सिर्फ करंट अफेयर्स में हम जो डिस्कस करेंगे, ठीक है, हो सकता है कि क्लास हमारे पास संडे को एक ही अवेलेबल हो पाती है, तो आपके साथ नहीं, लेकिन किसी भी थ्रू में आपके चैनल पे ये सारे वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें अपॉइंटमेंट से जुड़े हुए डिस्कस मेरे द्वारा जो फैक्ट किया जाएगा वो 5 होगा। उसमें से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? अरे वेटेज कितना है? 1 हाँ, तो आपके करंट अफेयर्स में हर एक एग्जामिनेशन में एक अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सीजीआई बने हैं, कौन आपके आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं, किसको हमने सीबीआई का नया चीफ बनाया है, हमने सीबीआई के नए प्रेसिडेंट किसको बनाया है। तो एक अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशनल न्यूज, कुछ कोई भी नेशनल न्यूज अगर हो तो 5 से 7 मार्क्स का इसका वेटेज है। हो सकता है 5 मार्क्स से पूछे जाए, हो सकता है 6 मार्क्स से पूछे जाए, बट 5 मार्क्स तो आपके 100% फैक्ट हैं कि आपसे नेशनल न्यूज 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये जो अवार्ड है, चाहे भारत रत्न अवार्ड हो, दादा साहब फाल्के अवार्ड हो, पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, या फिर मरणोपरांत कोई भी हमने अवार्ड दिए हो, तो अवार्ड से जुड़ा हुआ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग टर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, बैंकिंग टर्म्स हम अलग से पढ़ ही रहे हैं जिसमें 10 to 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स, किसी बैंक ने नई कोई ऐप मुहिम ला दी, किसी बैंक ने कोई नया पॉलिसी ले आया, किसी बैंक ने कोई नया अकाउंट ओपनिंग ले आया सेक्शन ऑनलाइन के लिए, कि आरबीआई ने किसी बैंक को लाइसेंस कैंसिल कर दिया, वहां से 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 और डेज, है ना।
आपके डेट ऑफ बर्थ को छोड़ के बाकी जितने भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बुक्स, तो किसने बुक्स लिखा है और उस बुक्स का नाम क्या है, 1 मार्क्स क्वेश्चन ऑलवेज और ऑलवेज। इंटरनेशनल न्यूज है ना, किसी देश का कोई नया प्रस्ताव आया हो, कोई नया प्रपोजल आया हो, हमने किसी देश के साथ कोई नया एक्सरसाइज, ज्वाइंट एक्सरसाइज किया हो, उसका नाम क्या है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। गेम से जुड़े हुए भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कोई गेम्स हुआ, अभी आईपीएल को हमने शिफ्ट किया, कहाँ शिफ्ट किया, या फिर जो ओलंपिक है कहाँ होने वाला है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्सन इन न्यूज, एक नाम दे दिएगा और बोलेगा कि ये किस चीज से रिलेटेड है, ये साहित्य से है, ये सिनेमोग्राफी से है। और एक बंदा जो भगवान को प्यारा हो गया, उनसे भी पूछा जाएगा कि ये जो प्यारे हुए हैं, ये आप अगर जानते हैं तो बताएं कि क्यों प्यारे हो गए हैं, तो वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए, किस फील्ड से उनका जुड़ाव था। तो एक पोस्ट ऑमेस्ट्री मरणोपरांत उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कहने का मतलब 17 to 20, बट अमूमन 15 to 16 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। दिस इज द सिलेबस ऑफ करंट अफेयर्स। यहाँ पे किसी को शक, कोई पूछना है मेरे से? सर आपने जो ऊपर लिखा है कि डिस्कस है और उसके बाद में वेटेज है वो पीडीएफ के अंदर, तो जो डिस्कस करेंगे उसी के अंदर से तो नहीं आने वाला, मतलब कि और भी पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई, अगर 5 हमने डिस्कस किए, 5 में से 1 आ जाए तो मेरे को तो लोग हिमालय पहाड़ पे बैठा देंगे कि साक्षात ये वो गुरु जी हैं जो 5 बताते हैं तो उसमें से 1 आता है। तो फिर आपको तो मैं मिलूंगा ही नहीं, मैं तो हिमालय पहाड़ पे बैठा रहूंगा। मेरे कहने का मतलब है कि एक दिन में मैं उस सेक्टर से, मतलब अगर अपॉइंटमेंट है तो अपॉइंटमेंट से मैं 5 अपॉइंटमेंट बताऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसी 5 में से 1 अपॉइंटमेंट पूछे जाएंगे, है ना। हाँ मैं एक दिन में कितना बता सकता हूँ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, तो 5, लेकिन अपॉइंटमेंट, होल अपॉइंटमेंट से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे? पूरा सागर को ढूंढने के बाद गागर से मिला या नहीं, तो वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस नजरिए में बिल्कुल ना रहे कि मैं 5 मार्क्स बताऊंगा और 5 में से 1 पूछ दिया गया, तो फिर तो मेरे को आरबीआई बुला लेगा अपने क्वार्टर में कि साहब 40 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, आप तो 200 मार्क्स पाते हो, 40 मार्क्स पूछे चले जाते हैं। ठीक है सर, अगर ऐसा हो जाए तो आप लोगों की अच्छा है, बट ऐसा होगा नहीं। बोलिए। सर स्कैम और फ्रॉड जो होते हैं उसके रिलेटेड भी आ सकता है। इससे स्कैम्स और फ्रॉड्स जो होते हैं तो उसके रिलेटेड आ सकता है। अरे स्कैम्स और फ्रॉड तो बैंकिंग के अंदर ही होंगे ना। हाँ हाँ सर, डिस्कस किया था 1992 अरशद मेहता स्कैम। तो बैंकिंग फाइनेंस के अंदर ही होंगे ना। हर्षद मेहता ने अगर शेयर घोटाला किया था, करेक्ट, उसने अगर यूनियन बैंक के एसएलआर को बेच दिया था, ये तो बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। तो मैं तो स्पष्ट बता दिया हूँ कि बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े हुए कोई भी हो, आपसे 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट ये जो आपने बोला है कि हर्षद मेहता से जुड़े हुए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, दिस इज नॉट करंट अफेयर, ये बैंकिंग टर्म्स है। क्योंकि जब मैं सेबी पढ़ाऊंगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो हर्षद मेहता का नाम लूंगा ही, 1991 1992 का नाम लूंगा ही, और ये भी बताऊंगा कि यही वो शख्स है जिस शख्स ने एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व को अपने बैंक से बाहर ले आया था, स्टॉक मार्केट में लगा दिया था। ये बात मीडिया में आई, तो हर्षद मेहता के साथ एक और लंबी कहानी है, बाद में हम बात करेंगे। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? सर, दिस वाज द फर्स्ट CBI's केस टू हैंडल फाइनेंशियल फ्रॉड। यस, करेक्ट। क्योंकि 1991 में बेसिकली हमारे पास न्यू बैंकिंग टेक्नोलॉजी आई थी, तो पहला वही केस रजिस्टर हुआ था। ठीक है, अरे सब बात करेंगे दादा, तुम सिर्फ बने रहो हमारे साथ। ऐसी कोई बात नहीं होगी बैंकिंग फाइनेंस की जो आप मेरे मुंह से सुनेंगे नहीं। चलो आगे। हमारा कंसंट्रेशन आज कहाँ है? हमारा कंसंट्रेशन आज करंट अफेयर्स पे है। ओके, यस सर। ओके सर। चलते हैं, कहाँ पे चलूं? चलिए, हम सर बाद पूरी में तरह आप अपने आप को PDF हम शेयर लोगों कर ने दोगे ना? कोरोना वायरस के हवाले कर दिया है। आज के क्लास में हमने अपने आप को पूरी तरह कोरोना वायरस के हवाले कर दिया है। हेलो एक सर। ऐप आया था, आई होप कि आपको ये ऐप बिल्कुल याद होगा, है ना। कोरोना के साथ भी, कोरोना के बाद भी LIC के तहत से इस ऐप का आपको रिंगटोन सुनाई देता था, दैट इज आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप
हमने 2 अप्रैल 2020 को लाया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो आरोग्य सेतु ऐप है ये कितने लैंग्वेजेस में था ये इंपॉर्टेंट है। अभी भी है ये आरोग्य सेतु ऐप, हालांकि इसका वेटेज कम कर दिया गया है, बट अभी भी ये ऐप एग्जिस्टिंग ऐप है, नाम है आरोग्य सेतु। तो यहाँ पे चूंकि मैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पे आ गया हूँ कोरोना के अंदर, इस तरह से ये ऐप बताए बिना आगे निकल जाऊं ये पॉसिबल नहीं था। तो आरोग्य सेतु ऐप 12 लैंग्वेजेस में ये ऐप अवेलेबल है, इसको आपको याद रखना है। लेकिन आज के डेट में अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो आपको जिस ऐप पे, आपको जिस लिंक पे रजिस्टर करना पड़ेगा वो आरोग्य सेतु नहीं है। द नेम ऑफ द ऐप, द नेम ऑफ द वेबसाइट इज कोविन, द फुल फॉर्म ऑफ कोविन। फिर से ये कोविन है तो क्या है, हम क्या कोरोना वायरस को विन कर गए, इस तरह से इसका नाम हमने कोविन रखा? आंसर इज नो। द फुल फॉर्म ऑफ कोविन इज कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, है ना। क्या है? तो मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन है कि हम लोगों ने लगाया, एक डिस्ट्रिक्ट में कितना लगा, एक ईएससी में कितना लगाया, और बाय द एंड एक स्टेट ने कितना लगाया है। तो ये कोविन के थ्रू आईसीएमआर को इसकी पूरी जानकारी मिलती है। हम आएंगे थोड़ी देर के बाद आईसीएमआर के ऊपर क्यों इम्पोर्टेंट है, बट कोविन वो ऐप है जिसमें वैक्सीनेशन का सारा काम हम करते हैं। एक और ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे हम स्टेट के ऐप पे नहीं है, यहाँ पे हम गवर्नमेंट के ऐप पे हैं। एक और ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम दिया सहयोग, है ना, जिसमें डेटा कलेक्ट करने की बात कही जा रही थी, किस डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट से जुड़े हुए कितने लोग पॉजिटिव हैं। तो उस ऐप का नाम था सहयोग। सहयोग को याद रखें, कोविन को याद रखें, आरोग्य सेतु को आप जरूर याद रखें। चलिए आगे चलेंगे। अभी आ जाते हैं हम, ये इतने तो हो गए, बट वैक्सीन लिया क्या आप लोगों ने? हाँ लिया सर, लिया। शाबाश। तो वैक्सीन अगर लिया है तो अभी हमारे इंडिया में 3 वैक्सीन अवेलेबल हैं। एक कोविशील्ड है, एक कोवैक्सीन है, और एक रशियन वैक्सीन है, स्पुतनिक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि ये कोविशील्ड बनाता कौन है। देखिए कोविशील्ड बनाता कौन है ये सिर्फ आपको याद रखना है। हालांकि कोविशील्ड का जो फॉर्मूला है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। फॉर्मूला कहाँ का है, कहाँ पे ये अनुसंधान हुआ, रिसर्च कहाँ पे हुआ, वो बातें आप छोड़ दें, बट जो मैन्युफैक्चरिंग, अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये पूरा फंक्शन हुआ और फंक्शन होने के बाद उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोविशील्ड बनाने का परमिशन दिया है, तो वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखिए कोविशील्ड कौन बनाता है, तो सीरम इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में है। दूसरा है कोवैक्सीन, कौन बनाता है? तो भारत बायोटेक बनाती है। स्पुतनिक की बात है, स्पुतनिक एक ऐसा वैक्सीन है जो रशिया के द्वारा डेवलप किया गया है। हाल ही के दिनों में बातें चल रही है कि इंडिया की भी कोई कंपनी इसे बनाएगी। तो बनाएगी तो बाद में आप नाम याद रखेंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट वो ये है कि कोविशील्ड बनाता कौन है, तो सीरम इंस्टीट्यूट है। कोवैक्सीन बनाता कौन है, तो भारत बायोटेक है। ये दोनों कंपनी के नाम इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इस वैक्सीन से आगे आपको एक और दवा की ओर मैं ले चलना चाहूंगा जिसका नाम बहुत ज्यादा आपके न्यूज में आया। तो जो चीज न्यूज में है समझ जाए, करंट अफेयर्स के लिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक इंजेक्शन का नाम बहुत ज्यादा फैला कि ये इंजेक्शन के इतनी कालाबाजारी हो रही है, 4000 इंजेक्शन 40,000 मिल रही है, वो नाम था रेमडेसिविर। रेमडेसिविर में आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि रेमडेसिविर बनाता कौन है। ठीक है, आप पूछा जाएगा which of the following company do not manufacture रेमडेसिविर इंजेक्शन, उस कंडीशन में हेट्रो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो, किसी का माइक ऑन है क्या? सबसे ज्यादा जो आपकी रेमडेसिविर पे भरोसा किया गया, वो जिस कंपनी के रेमडेसिविर पे किया गया वो हेट्रो था। तो हेट्रो, सिप्ला, कैडिला, डॉक्टर रेड्डी, ये 4 ऐसे बड़े, और भी कंपनी बनाती है, बट ये 4 ऐसे बड़े कंपनी हैं जो आपके रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाती है, जिसको 2020 में हमने नहीं बल्कि ये यूएस का इंजेक्शन है। तो 2020 में नवंबर 2020 में आपको ये WHO ने इसको क्या किया था, तो इमरजेंसी यूज के लिए सर्टिफाइड किया था। बिफोर नवंबर रेमडेसिविर कहीं से भी मार्केट में अवेलेबल नहीं था या फिर चर्चा में नहीं था। तो रेमडेसिविर एक नाम याद रखें और उसके ऊपर के 3 आपके वैक्सीन के नाम को याद रखें, कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक।
ओके, वर्ल्ड में कितने कंट्री? 193. 197. Around 200. 205. अराउंड 200. 205. हाँ, और यूएनओ में कितने मेंबर? 193 plus 2. 193. पक्का? चलो यूएनओ का चीफ बताओ। अच्छा, जिसने बोला है 193, एटलीस्ट ऐसा लग रहा है कि कभी न कभी पढ़ा गया है। वेरी गुड। तो 193 है, 194 है या 195 है, इसकी बात हम करेंगे इंटरनेशनल और नेशनल क्लास में। Antonio Guterres. पूजा भंडारी। तो पूजा, सिर्फ ये बता दो कि जो एंटोनियो गुटेरेस है ये कौन से कंट्री के हैं? आने वाले 7 दिनों तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास 7 दिनों के बाद ही होगी। एंटोनियो गुटेरेस इज राइट आंसर, हु इज द जीएस जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ। कहाँ से है ये एंटोनियो गुटेरेस? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके बैंकिंग एग्जाम्स में पूछा गया है कि एंटोनियो गुटेरेस कहाँ से हैं। चलिए, कहाँ से हैं संभवतः नहीं पता है, कोई बात नहीं, बट इतनी बात आपने बताई, थैंक यू सो मच। आगे हम चलते हैं। आप जाने कि वर्ल्ड में जो 218 कंट्री हैं उसमें कोरोना वायरस कहाँ कहाँ पे है। तो देयर आर मोर देन 200 नेशन। कितनी बड़ी बात है ये, सोच रहे हैं। कुछ तो ऐसे देश हैं जहाँ की पॉपुलेशन 50,000 है, वहां भी इस वायरस ने दस्तक दे दिया है। देयर आर अराउंड मोर देन 200 नेशन जहाँ पे इस कोरोना ने अपना जो तांडव है वो दिखाया है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोरोना अगर हुआ तो किस सिस्टम को वो डैमेज करता है? तो जो सार्स का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, संभवतः आज ही बताया है अगर याद हो तो उस सार्स के फुल फॉर्म में रेस्पिरेटरी का नाम मैंने बताया था। तो कोविड होने के बाद जो सिस्टम हमारे अंदर की डैमेज होती है, इस कारण से देखा होगा आपने कि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो एक ही चीज डैमेज होता है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा लंग्स है। ये दूसरी बात आपको याद रखनी है। थर्ड पॉइंट, ये मैं आपके एसबीआई कलर के लिए आउट करता हूं कि संभवतः ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और कोविड से जुड़ा हुआ आज के क्लास की सबसे बड़ी बात मैं आपसे बताना जा रहा हूं कि ये जो कोरोना वायरस है इसका जो इफेक्ट होता है वो कितने से कितने दिनों के बीच होता है। तो दिस पीरियड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैंने स्पष्ट लिखा है 2 to 14 डेज। आपको 2 to 14 ही याद करना है, ऐसा नहीं कि 3 to 14 याद कर लीजिएगा। जब भी चॉइस आएंगे तो आपको सिर्फ इसी रेंज पे क्लिक करना है कि द वायरस इज हाईली कंटेजियस एंड द इनकम्बेंशन पीरियड रेंजेस बिटवीन 2 to 14 डेज। भूलने का नहीं कि 1 to 14 डेज है, 2 to 14 डेज है या 7 to 14 डेज है। आंसर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज। जो इसका इनकम्बेंसी है, जो ये पूरा पसार अपना फैला लेता है, अगर कोरोना हुआ 14 डेज तक आप ठीक हैं तो संभवतः ये माना जाता है कि होके चला गया। दैट इज द रेंज इज 2 to 14 डेज। एंड मोस्ट आज की क्लास की दूसरी सबसे बड़ी बात, क्योंकि बैंकिंग के एग्जामिनेशन के लिए मद्देनजर हम पढ़ रहे हैं, इस कारण से जिस समय 2020 में फर्स्ट कोविड आया था तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, फिर से बोल रहा हूं उस फैक्ट को ध्यान से सुने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च से लेके अगस्त तक ईएमआई को वेव कर दिया था। अगर आपने कार लोन लिया था तो मार्च से लेके अगस्त तक आपको ईएमआई भरने की जरूरत नहीं थी। दिस इज कॉल्ड मोराटोरियम पीरियड। आपसे पूछा जाता है कि मोराटोरियम पीरियड क्या होता है। फिर से यहाँ पर आपको बता दूं कि मोराटोरियम पीरियड क्या होता है कि सपोज आपने एजुकेशन लोन लिया, आप मान लीजिए एमबीए कर रहे हैं, आज आपने एजुकेशन लोन लिया है तो इंटरेस्ट आज से चालू होगा, बट आपको जो ईएमआई पे करना है वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स एंड 6 months एडिशनल। तो ये जो पीरियड है दिस इज कॉल्ड मोराटोरियम पीरियड। कौन सा पीरियड? तो एक तो कोर्स कंप्लीट हो गया, कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, हम बोल रहे हैं कोर्स कंप्लीट हो गया, फिर हो सकता है कि 2, 4, 5, 10 इंटरव्यू आप दीजिएगा, फिर सिलेक्शन आपको होगा। तो ये जो 6 महीने का गैप हमने दिया है
दिस 6 month पीरियड इज कॉल्ड मोरेटोरियम पीरियड। यही वो मोरेटोरियम पीरियड है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने अंदर रजिस्टर्ड तमाम बैंकों को लागू किया था कि आप कोई भी लोन हो, किसी भी टाइप का लोन हो, टर्म लोन होना चाहिए। टर्म लोन करने का मतलब कि होम लोन हो, कार लोन हो, एजुकेशन लोन हो, पर्सनल लोन हो, इसको हम कहते हैं टर्म लोन, है ना। तो कोई भी लोन आप छोड़ रहे, टर्म लोन क्या है, सीसी क्या है, ओडी क्या है, आप छोड़ रहे। आप सिर्फ याद रखें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो मोरेटोरियम पीरियड इंट्रोड्यूस किया था कोविड के पीरियड में, वो 2020 में किया था। ये पीरियड 6 मंथ का था, मार्च टू अगस्त, नॉट सितंबर। सितंबर में आके फंसना नहीं है। ऑप्शन में अभी इंश्योरेंस एग्जाम हुआ था, ऑप्शन में सितंबर पूछा हुआ था, अप्रैल टू सितंबर, नो, मार्च टू अगस्त इज अ मोरेटोरियम पीरियड, जहां पे ईएमआई देने की जरूरत नहीं थी। मोरेटोरियम को अगर समझने में किसी को दिक्कत आई है तो बेहिचक बेबाक मन से पूछिए। कोई ऐसे जिनको मोरेटोरियम पीरियड समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ गया? हेलो सर। चलेंगे हम, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। हेलो सर। बोलिए बोलिए। सर मतलब इस पीरियड में इंटरेस्ट लगेगा नहीं या ईएमआई भरने का मतलब इस नहीं पड़ेगा? पीरियड में इंटरेस्ट लगेगा, आपको ईएमआई देना नहीं है। समझ में आया? ओके सर, ओके। बैंक इंटरेस्ट पे ही लगता मैंने एजुकेशन लोन में बताया था कि हमने आज अगर एजुकेशन लोन दिया है तो इंटरेस्ट आपसे लगेगा, बट ईएमआई हमें पे करना है तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स एज वेल एज 6 months और 1 year व्हाटएवर बैंक इज ग्रांटेड, है ना। तो इंटरेस्ट हमें लगता रहेगा, बट हमें ईएमआई पे नहीं करना है। क्लियर? तो अंततः होगा क्या? अंततः यही होगा, जो टर्म हमारा 5 साल में खत्म होने वाला था वो बढ़ के आप 5 साल 6 महीना हो जाएगा। बट ये जो 6 महीना जहां पे बहुत लोगों की नौकरी चली गई या पैसा नहीं था, या फिर था भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान बना दिया, दिस कॉल्ड मोरेटोरियम पीरियड। कोई डाउट? नहीं सर, थैंक यू। चलो आगे। हाँ सर। ओके चलिए, 200 कंट्री को आपने देख लिया, लंग्स को आपने, रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपने देख लिया, मोरेटोरियम पीरियड और की जो पीरियड है उसको भी आपने देख लिया कि मार्च टू अगस्त का है। अभी हम चलते हैं एक ऐसे अनुसंधान केंद्र की ओर, जिस अनुसंधान केंद्र का काम ही यही है कि इंडिया के अंदर कोई भी अगर क्लिनिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो वही ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है। द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ICMR. The full form of ICMR is Indian Council of Medical Research. तो मेडिकल रिसर्च तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है, मैंने पहले ही बता दिया, कोई भी अनुसंधान, कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा मेडिकल रिलेटेड तो यही ऑर्गेनाइजेशन उसका जिम्मेदारी लेगी। तो मेडिकल रिसर्च आपको याद होना चाहिए। इंडियन काउंसिल आपको सिर्फ याद करना है कि ICMR का फुल फॉर्म क्या है। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि ICMR का लाइव अपडेट आ रहा है, ICMR ने ये आंकड़े दिए हैं, तो दिस इज व्हाट ICMR। इस ICMR के फुल फॉर्म से ज्यादा एक बात और इंपॉर्टेंट है, हु इज आवर प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर, है ना। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो है, ऐसे भी आप जाने कि आपको हर एक मिनिस्टर जो यूनियन मिनिस्टर है उनका नाम याद रखना चाहिए कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, रेलवे मिनिस्टर कौन है, या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है। तो उसकी कड़ी में ये एक मिनिस्टर का नाम, चूंकि हम हेल्थ से जुड़ा हुआ टॉपिक आज पढ़ रहे हैं, तो आवर हेल्थ मिनिस्टर इज डॉक्टर हर्षवर्धन। उसके जो नीचे की फैक्ट है वो संभवतः कंफ्यूज करने वाली फैक्ट है। आपसे पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड के लिए जो अलग अलग आपके पर्टिकुलर जो जगह थे उनको 3 जोन में डिवाइड किया था। Who of the following, which of the following is not the zone divided by government of India under COVID-19? Option will be red, orange, green and yellow. आपको लगेगा कि अरे हर एक जगह तो रेड, येलो और ग्रीन से ही काम होता है, ट्रैफिक लाइट पे भी यही होता है, रेलवे लाइट पे भी यही होता है, तो ऑरेंज में ही टिक मार्क कर दो। बट देखिए आप अपने पीडीएफ को, आपके स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है, जो जोन था उस जोन में येलो का नाम दूर दूर तक नहीं है ना। रेड जोन जो हाईली कंटेमिनेटेड एरिया था वो रेड जोन था। ग्रीन जोन जहां पे 5% से कम आपका क्या था तो इंफेक्शन था, वो ग्रीन था। और रेड और ग्रीन के बीच का जो था वो येलो की जगह ऑरेंज था। इस बात को कतई भूलना नहीं है, क्योंकि ये चीजें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है ऑप्शन के समय। अभी आप समझ के अच्छा लगेगा, लेकिन ऑप्शन जब आएगा तो फिर वहां पे कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा और फिर वहां पे हनुमान जी, भोला बाबा का नाम याद आने लगेगा आपको। चलो आगे। Yes, sir. यस चलिए,
आगे कहाँ चलेंगे? तो आगे हम चलेंगे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस समय लॉकडाउन लगाया था। इस बार तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना हाथ उठा दिया और बोला कि भाई साहब स्टेट है, आत्मनिर्भर बन जाओ, 28 स्टेट हैं, अपने अपने ढंग से आप लॉकडाउन लगाओ और उसको अनलॉक करो। बट जिस समय फर्स्ट टाइम लॉकडाउन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इम्पोज किया गया था और उसको फिर हटाया गया, तो उसका नाम क्या दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? तो द नेम वाज अनलॉक 1। ठीक है, तो अनलॉक 1 को याद रखें कि लॉकडाउन को जब समाप्त किया गया तो क्या आया आपके पास? तो अनलॉक 1, जिसमें लॉकडाउन में राहत दी गई थी, तो अनलॉक 1 था। एंड एक बुक का नाम थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, कि बुक से एक क्वेश्चन पूछे आते हैं, हालांकि अलग अलग चैप्टर में अलग अलग टाइप में मैं बुक का नाम आपको बताऊंगा ही, बट फिर भी चूंकि ये कोविड से रिलेटेड बुक है, बिहाइंड द मास्क कोविड-19 बुक, ये दिस इज द नेम ऑफ द बुक। जो बोल्ड में आपको दिख रहा है वो बुक का नाम है, और लिखा किसने? तो मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने इसको लिखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि बुक्स और जो पर्सन डेड हो गया है या पर्सन जो न्यूज में है, ये ऐसे टॉपिक हैं जिसमें कितना भी पढ़ लो कम होता है। सही बोलता हूं मैं, ये दो ऐसी टॉपिक है जिसको मैं कभी पढ़ के 2009 या 10 का एग्जाम नहीं देता था, क्योंकि मुझे पता था कि जो मैं पढ़ूंगा वो तो रहेगा ही नहीं एग्जामिनेशन में। बुक और पर्सन या फिर जो मर गए हैं वो किस फील्ड से रिलेटेड थे, ये आज तक आपके सामने बैठा हुआ 12 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस रखने वाला बंदा नहीं पढ़ा, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए कि संभवतः अगर आपसे यही कारण था कि मेरे जो सिलेक्शन थे वो नाबार्ड में 2010 में एक मार्क्स छूट गया। हो सकता था कि अगर पढ़ा होता तो एक मार्क्स वहां आ गया होता तो नाबार्ड में आज होता। तो आज नाबार्ड में नहीं हूँ, कहीं और हूँ। तो आपको लेकिन पढ़ना पड़ेगा। जो मैंने मिस्टेक कर दिया, जो मैंने नहीं पढ़ा, वो आपको बिना पढ़ाए निकल जाऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो बुक इज इंपॉर्टेंट, और उस बुक में एक बुक का नाम आपके स्क्रीन पे आपको दिखा है। बुक कोरोना से रिलेटेड है, बिहाइंड द मास्क है, मास्क पहनो और कोविड-19 पे बुक लिखो। ये मोहम्मद साहब ने लिखा है, मोहम्मद अब्दुल मन्नान। इसके आगे थोड़ी सी बात संभवतः आप जाने तो बेटर है, पूछा जा सकता है कि अलग अलग जो एप्लीकेशन है, अलग अलग जो स्कीम है, अलग अलग स्टेट ने लॉन्च किए हैं। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माझा परिवार, माझी कुटुंब माझी जवाबदारी, ना महाराष्ट्र का यही है ना, हिंदी में या मराठी में बोलते हैं क्या है? यस सर, माझी कुटुंब माझी जवाबदारी क्या है? फिर से बोलोगे ना, मेरे को थोड़ा सा आता नहीं है मराठी उतना अच्छे से। माझे कुटुंब आणि माझी जबाबदारी। हाँ, तो तुमने क्या किया भाई कुटुंब के लिए, बताओ तुमने कुछ किया कि नहीं? हाँ सर, फैमिली में कोई अभी तक नहीं है कोविड वाला। ठीक है, गुड, ठीक है। तो चलिए, माझी कुटुंब माझी जवाबदारी में थोड़ा सा माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी महाराष्ट्र का है। ब्रेक द चेन है ना, ये क्या? तो लॉकडाउन नाम दिया गया। ब्रेक द चेन महाराष्ट्र का है। महाकवच ऐप ये भी महाराष्ट्र का है। क्वारंटीन ऐप ये IIT बॉम्बे ने, जितने भी लोग घर में क्वारंटीन थे तो उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए IIT बॉम्बे महाराष्ट्र ने ही इस 4 मुहिम को लॉन्च किया है। क्वारंटीन, महाकवच, ब्रेक द चेन एंड माझी कुटुंब माझी जवाबदारी। उसके बाद देखिए, कवच से जुड़ा हुआ 2-3 आपका ऐप है। एक तो आपने देख लिया महाराष्ट्र का कौन सा है, महाकवच। दूसरा सबसे बड़ी जो जनसंख्या वाली स्टेट है, 22 करोड़ जिसकी आबादी है, योगी आदित्यनाथ साहब उसके CM हैं, तो आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश। कोरोना विजय रथ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैंने अगर 8 लिखा है तो 8 में से सिर्फ एक पे ही आपको अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, वो तो लिख दिया है आपको थोड़ा सा दिलासा रखने के लिए, अदरवाइज इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इस 8 में से सिर्फ एक पे ही अंडरलाइन करके मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कोरोना विजय रथ की शुरुआत किसने की? आंसर इज वो प्रदेश जिसको 2010 में मध्य प्रदेश को तोड़ के हमने अलग किया था, नाम है छत्तीसगढ़। कहाँ है कैपिटल छत्तीसगढ़ की? रायपुर। कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ रांची है या पटना है? रायपुर। रायपुर है, वेरी गुड। चलिए, गुड गुड। कोरोना कवच ऐप कर्नाटका का है। कोविड केयर एंड बडी ऐप अरुणाचल प्रदेश का है। एंड कोविड लोकेटर ये गोवा के हैं। तो अगर इन चीजों को आप भूल भी गए तो थोड़ा सा काम चल सकता है, जहां तक मैंने देखा आपके एग्जामिनेशन को, तो इन चीजों को आप अगर भूल भी गए तो भी काम चलेगा, अनलेस एंड अनटिल बड़ी एग्जामिनेशन आप नहीं फेस कर रहे हो, एक्सेप्ट
कोरोना विजय रथ, इसको आप भूलिएगा नहीं। अदरवाइज ये जो स्टेट इनिशिएटिव है इसको छोड़ के ऊपर में जितनी भी बात मैंने आपको बताई है, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं आपके अपने ही जेब में लेके इसे निकल गया होता, लेकिन संभवतः ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इस कारण से मैंने आपको बताया है। अभी आपके पास कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो मेरे से बिंदास पूछिए। सर पीडीएफ शेयर करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, दुश्मनी थोड़ी है। मैं अशोक सर को दे दूंगा, अशोक सर आप लोगों के ग्रुप पे आपको सेंड कर देंगे आज रात में मेरी क्लास खत्म होने के बाद, लेकिन बाय 9 o'clock, 9 बजे तक मेरी क्लास है, तो 9 बजे के बाद आपके ग्रुप पे आपको ये पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। सर ये करंट हेलो बोलिए बोलिए दिग्विजय साहब, क्या हुआ? सर, करंट अफेयर का मिनिमम 6 मंथ का पूछते हैं ना? 4 महीने का पढ़ के जाओ और मेरा नाम लेके जाओ, काफी है सर। 4 महीने सर, अभी करंट अफेयर्स का लेक्चर हुआ क्या? वो महीने का छोड़ करके 4 महीना पढ़ने का। अनु, अभी हमने क्या पढ़ाया? आप कब ज्वाइन की? लेट से ज्वाइन की क्या? हाँ सर, आज थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैंने, मतलब 15 मिनट्स लेट। आज हमने करंट अफेयर्स की एक टॉपिक, वो टॉपिक जिसके कारण आज हम और आप इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो टॉपिक कौन सी है? तो कोरोना के कारण जुड़े हुए हैं। तो कोरोना विशेष सारी बात अभी तक हमने आपके साथ की है, तो ये करंट अफेयर्स है, ठीक है? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा करंट, क्योंकि देखिए पॉसिबल नहीं है अगर हमारी मुलाकात एक हफ्ते में एक दिन होती है तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपके स्टैटिकल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस एंड जो आपके करंट अफेयर्स है इसको बहुत अच्छे से 3 महीने में समझा सकता हूँ। यस, वी कैन डेफिनेटली टू कवर बैंकिंग टर्म्स, स्टैटिकल अवेयरनेस, बट करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा दायरा है, उन चीजों को समझना पड़ेगा, उन चीजों को बहुत गंभीरता के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम पढ़े क्या, वो स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है। इस कारण से धीरे धीरे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस टॉपिक को आप देखिए, अपॉइंटमेंट को आप देखिए, आप अवार्ड को देखिए, आप गेम्स को देखिए, क्योंकि ये हर एक टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और आप ये नहीं कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स को पढ़े बिना हम मेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। और अगर करंट अफेयर्स आपका अच्छा है तो सबसे अच्छी मार्क्स जो आपको किसी सेक्शन में आएगी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए में, वो जीए ही सेक्शन होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपने देखा और आपको मालूम है कि टी.डब्ल्यू. शंकर न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको मालूम है कि साथ का फुल फॉर्म क्या है, आपको मालूम है केरला में वो सबसे पहला जो कोरोना वायरस का पेशेंट था वो इफेक्ट किया था। तो सिर्फ क्वेश्चन को आप देखेंगे और चॉइस पर टिक मार्क करेंगे। यही कारण है कि जनरल अवेयरनेस बहुत आसान सा सिलेबस है उनके लिए जो लगातार से टच में है, और बहुत टफ सिलेबस है उनके लिए जो कभी भी करंट अफेयर्स या फिर बैंकिंग टर्म्स को पढ़ते नहीं है और एग्जामिनेशन मेंस से 10 दिन पहले जगते हैं, प्रत्युत्तर बैंकर सदा को खंगालने की कोशिश करते हैं। इस कारण से आप लोगों को बताना जरूरी है। इस कारण से आज की लेक्चर मैंने करंट अफेयर्स बेस रखी है। आगे पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? तो मैं पूछ रहा था जो सर आपने 4 महीने पहले का पढ़ने का, तो सर अभी एग्जाम की डेट पोस्टपोन हो गई, तो सर का तो अभी मतलब कि जून को लेकर के वो 4 महीना पढ़ने है कि मई से 4 महीना? देखो, एसबीआई के लिए हमेशा और हमेशा से आप फरवरी ऑनवर्ड पढ़ें, फरवरी से लेके जब तक आपकी एग्जामिनेशन नहीं होती है तब तक के सेट पढ़ें आप, ठीक है? क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपके 7 दिन पहले तक के सेट आपके एग्जामिनेशन के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। जिस समय ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन हुआ करता था उस समय 1 महीने पहले ही पेपर सेट हो गया होता था, बट आज के डेट में 7 दिन पहले, तो आपकी एग्जामिनेशन जब भी होगी 2 महीने के बाद होगी, तो फरवरी ऑनवर्ड के सेट जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। हेलो सर, तो अभी से करंट अफेयर पढ़ना चालू करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। देखिए, एक अच्छा जो पोटेंशियल जिस स्टूडेंट में होता है वो ये कभी इंतजार नहीं करता है कि प्री एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो जाएगा फिर हम मेंस के लिए तैयारी करने की शुरुआत करेंगे। ऐसा न कोई स्टूडेंट हुआ है और न ऐसा कोई स्टूडेंट हो सकता है। अगर ऐसा स्टूडेंट कोई है जिसका खुदा न खास आंख बंद करके उसने प्री एग्जामिनेशन दिया और सिलेक्शन हो गया तो फिर उसके मेंस नहीं होंगे। तो एक्चुअल अगर पोटेंशियल है, इट मींस आपके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तैयार है, तो आपको जनरल अवेयरनेस पर काम करना है, तो आपको काम करना ही पड़ेगा। जैसे आप मैथ, रीजनिंग पे काम कर रहे हैं, इंग्लिश पे काम कर रहे हैं, उसकी गंभीरता के साथ आपको जनरल अवेयरनेस पे भी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल आज से पढ़ना पड़ेगा, भले ही 15 मिनट पढ़िए, मैं तो नहीं कहता हूँ कि डेली आप 1 घंटे पढ़िए, बट यस 15 मिनट पढ़ने का आदत लगाइए, 15 मिनट एटलीस्ट करंट अफेयर्स को पढ़िए, 10 मिनट एटलीस्ट बैंकिंग को पढ़िए, तो आपका इंटरेस्ट आएगा और एक रेगुलराइजेशन आएगा। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जिस स्टूडेंट में जो कहते हैं ना कंटिन्यूटी होती है, उसी स्टूडेंट का सक्सेस होता है। तो थोड़ा सा इन बातों को गंभीरता के साथ लीजिए
जो बातें मैं बताता हूँ कि कम से कम कंटिन्यूटी होनी चाहिए, वो कंटिन्यूटी 10 ही मिनट हो लेकिन होनी चाहिए। यस नेक्स्ट। एंड Sir, सर बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर सारे पूरे सिलेबस बताया, वैसे स्टैटिकल अवेयरनेस का भी बता दीजिए सर, क्योंकि स्टैटिकल अवेयरनेस गलती हो गया साहब, गलती हो गया, भारी मिस्टेक हो गया जब हमने बताया नहीं, बिल्कुल बताऊंगा। अभी कितने दिन जुड़ा हुआ है मेरे साथ आपका, कितने दिन हुआ? सर हो गया सर, 6 महीना हो गए। अरे 6 महीने में बताया है ना, ऐसे क्यों बोलते हो? स्टैटिकल अवेयरनेस का सिलेबस नहीं बताया, क्या बात करते हो यार, ऐसे मत बोलो। फिर बता दूंगा जब स्टैटिकल अवेयरनेस की बात मैं करूंगा ना, जैसे आज के डेट में आपको मैंने करंट अफेयर्स का आंकड़ा बांट के दिखाया है, ये वाला आंकड़ा, वैसे स्टैटिकल अवेयरनेस का भी दिखाऊंगा, ठीक है? ओके सर। चलो आगे। यस सर। हाँ सर। चलिए हम करंट अफेयर्स के पहले टॉपिक पे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट। हाँ, ये सीट आपको शेयर नहीं होगा आज के लिए, ये सीट आपको शेयर नहीं होगा, लेकिन जो कोविड की सीट थी जो इससे पहले मैंने पढ़ाया है, वो आपको रात में मिल जाएगा। ये सीट आपको संभवतः नेक्स्ट क्लास मिलेगा, क्योंकि ये सीट कंप्लीट मैं आज नहीं कर पाऊंगा आपके क्लास के छोटे होने के कारण, तो ये सीट आपको नेक्स्ट संडे मिल जाएगा, ठीक है? तो ये आपके करंट अफेयर्स के वेटेज हैं, जिसको मैंने बता दिया। हो सकते हैं 1 मार्क्स ज्यादा 1 मार्क्स कम आपके पास हो, बट सेक्शन यही रहेगा, इस बात को ध्यान से आप देखेंगे जब भी ये सीट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, है ना, तो सेक्शन आपके यही रहेंगे, अवार्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल न्यूज, पर्सन इन न्यूज, डाइट, ये सब रहेंगे। इसमें से आज हम सिर्फ अपॉइंटमेंट में 6 अपॉइंटमेंट करेंगे। पहला वो अपॉइंटमेंट है जो आपको मालूम है, ऑलरेडी मैंने बताया है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जो 25वें गवर्नर के नीचे शक्तिकांत दास के नीचे काम कर रहे हैं। 4 में से एक जो नए आए हैं उनका नाम है पी रविशंकर। ओके नेक्स्ट, 48 सीजेआई ऑफ इंडिया। सीजेआई का फुल फॉर्म है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारी सुप्रीम न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, दिल्ली में एक ही है, दिल्ली में है। उसके जो नए सीजीआई बने हैं, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नाम है एनवी रामाना। तो आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, आप डोंट वरी, डोंट राइट, है ना, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ आपको एग्जैक्ट पीडीएफ ही आपको मिल जाएगा। भले ही आप उस पीडीएफ को देखने के बाद डिलीट कर देते हैं, वो अलग बात है, बट इन चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है। इस कारण मैं आपको बोल भी नहीं रहा हूँ लिखने के लिए, जैसे बैंकिंग टर्म्स में बोलता हूँ लिखने के लिए, क्योंकि उनके नोट्स आपको नहीं देता हूँ, लेकिन ये जो चीजें हैं इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो डोंट वरी, डोंट राइट, सिर्फ इन बातों को समझें कि मैं क्या बता रहा हूँ, अपॉइंटमेंट में किन किन अपॉइंटमेंट को बता रहा हूँ। एक बार मैं बता रहा हूँ, दूसरी बार फिर से उसका रिवीजन करूंगा, तीसरी बार आपके पास पीडीएफ आएगा तो आप देखेंगे। नेक्स्ट टाइम जब क्लास लूंगा तो उससे पहले कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, तो ऐसे मल्टीपल रिवीजन आपके होंगे तो आपको मालूम रहेगा। नेक्स्ट, रेवेन्यू सेक्रेटरी, जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी जो 1 रुपए के नोट पर साइन करते हैं, उनका नाम बार बार मैंने आपके प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया है, नाम था टीवी सोमनाथन। उसी कड़ी में एक रेवेन्यू सेक्रेटरी भी होते हैं, उनका नाम है तरुण बजाज, जो हाल ही के दिनों में आए हैं। तो तरुण बजाज इज रेवेन्यू सेक्रेटरी एंड फाइनेंस सेक्रेटरी इज वेल नोन। बहुत बार मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया है कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उनका नाम है टीवी सोमनाथन। एंड द न्यू चीफ, कोई भी एक आईपीएस अगर बनता है ना, कोई भी एक आईपीएस अगर बनता है तो उसका एक ही ख्वाब बनता है कि वो जिस जगह पे पहुंचे वो जगह यही है। एक आईपीएस के लिए सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है वो सीबीआई चीफ की होती है ना। तो 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर सुबोध कुमार जायसवाल को हाल ही के दिनों में हमने सीबीआई का चीफ बनाया है, और लगातार कई बार से एक ही प्रेसिडेंट सीरिया में हो रहा है, नाम है बशर अल असद। यही 6 अपॉइंटमेंट आज के दिन याद रखें, दे आर मल्टीपल अपॉइंटमेंट। कम से कम आपके एग्जामिनेशन में, आपको एग्जामिनेशन से पहले मैं 80 अपॉइंटमेंट बताऊंगा, एंड कंफर्म उस 80 अपॉइंटमेंट में 1 से 2 अपॉइंटमेंट आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आज ही के दिन पूरा का पूरा पॉइंट बता दूं, लेकिन आज के दिन सिर्फ 6 अपॉइंटमेंट, असद सीरिया, सीबीआई चीफ 1985 बैच, सुबोध कुमार फाइनेंस सेक्रेटरी 1 रुपए के नोट पर साइन करते हैं, सोमनाथन साहब हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी, जिनका काम है कि जितने भी टैक्स होते हैं उस टैक्स से पैसे इकट्ठा करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खजाना भरना, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू, है ना, कहते हैं रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड तरुण बजाज। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमना साहब,
एंड गवर्नर के नीचे छोटे भाई डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर। ये 6 अपॉइंटमेंट, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। चलिए, अपॉइंटमेंट के बाद दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज कॉल्ड नेशनल न्यूज। यहाँ से आपको करंट अफेयर्स पढ़ने का पता चलेगा कि हम एक्चुअली में करंट अफेयर्स पढ़ें क्या। अगर हम प्रतियोगिता दर्पण परचेज करते हैं, बैंकिंग इन यू, बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल हम परचेज करते हैं, तो पढ़ा कैसा जाए वो इस टॉपिक से आपको पता चलेगा। हालांकि मैंने नेशनल न्यूज में आज की क्लास में सिर्फ 10 ही नेशनल न्यूज को असेंबल किया है, बट फिर भी आप देखें क्या लिखा है मैंने। पहला, द स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। अगर एरिया के आधार पर हम बात करें तो सबसे छोटा राज्य गोवा ही है, जिसकी कैपिटल पणजी है। हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। जितने भी स्टेट हैं, कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं कि यहाँ पे 29 स्टेट हैं इंडिया में? कितने हैं? 29। 28। सर JNK से 370 हटने के बाद 28 हुआ। मैंने जब से क्लास शुरुआत किया आज की, तब से 2 बार बता चुका हूँ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। उसके बाद अगर 29 आंसर आ रहा है, इट मीन चाहे तो मेरे को समझ रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ या फिर आपने ज्यादा पढ़ लिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं अगर कुछ चीजें बोलता हूँ तो बहुत गंभीरता के साथ बोलता हूँ। वो है ना बीजेपी का प्रवक्ता, कौन है, क्या नाम है उसका? समित पात्रा। तो इस कारण से हमेशा जाने कि जम्मू एंड कश्मीर जिस समय आपके पास स्टेट था, उस समय 29 स्टेट से आपके जम्मू एंड कश्मीर बिकम द यूनियन टेरिटरी। इस कारण से 7 to become 8 एंड स्टेट बिकम 19 to 28। 28 स्टेट हैं, इन बातों को ध्यान रखेंगे। छोटी बातें हैं, बट कहीं अगर आप बोल रहे हैं कि 29 स्टेट्स हैं और फिर बोल रहे हैं कि मैं बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ, तो सामने वाला अगर पढ़ा लिखा है तो समझ जाएगा। चलिए, क्या मैं बोल रहा था कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य गोवा, उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने एक क्या लॉन्च किया है? तो सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है। क्योंकि गोवा का जो आपका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो उतार चढ़ाव इतना ज्यादा है, पर्वत पठार है, तो वहां चूंकि इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा था, इस कारण से उन्होंने सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम की शुरुआत हाल ही के दिनों में की है। बहुत सारे स्टेट ने पहले भी किया है। अरुणाचल प्रदेश जो पर्वत पठार पे ही है, चेरापूंजी, उधर तो पहले भी हुए थे, बट रिसेंट में जिस स्टेट ने इसकी शुरुआत की है सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम की, नेम है गोवा। प्रमोद सावंत इज सीएम ऑफ गोवा। नेक्स्ट चले देखें इस नाम को, जिस नाम को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, उस नाम को जब पढ़िए, क्या नाम है? सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल। हाँ, ये जो नाम है इसको भूलने का नहीं। ये जैसे आर्मी चीफ होते हैं ना, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, उसी कतार में एक नया पोस्ट बनाया गया NSA का, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये नई एक पोस्ट है जिससे अजीत डोभाल साहब को रखा गया है। बहुत जाने माने IPS ऑफिसर हैं। क्या शुरुआत किया है? तो ऑफशोर पेट्रोल वेसल सहज, वो नाम क्या है? तो सहज है, हैज बीन कमीशन्ड। तो सहज एक ऐसा वेसल है, एक ऐसा समुद्री जहाज है जिसको इंडियन नेवल में शामिल किया गया। आपसे सिर्फ इतना ही बात इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन ए न्यू पेट्रोल वेसल। द नेम ऑफ द पेट्रोल वेसल इज सहज है, सजग है ना, सतर्क है, क्या नाम है? उस जगह पे आपको सजग याद रखना है, न कि सहज, न कि सतर्क। सजग, सजग, सजग कहते हैं ना, सजग रहो, कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो वो सजग है और नेवल में शामिल हुआ नया जहाज है। नेक्स्ट चलिए देखिए व्हाट्सएप। इसके बिना अगर हमारी रात हो जाए, रात में पलक झपकने से पहले अगर व्हाट्सएप को नहीं चेक किया तो फिर क्या किया, है ना? तो व्हाट्सएप एक नया पोस्ट लेके आया है, इंडिया के लिए वो पोस्ट है और इंडिया के ग्रीवेंस ऑफिसर के रूप में उसको रखा गया है। और जिस बंदे को, जिस इंडियन को इस पोस्ट बैठाया गया है उसका नाम है परवेश रावल। भी आपने याद रखा तो भी चलेगा। क्या नाम था उसका? परेश रावल ना, वो जो जोक करता था मूवी में, क्या नाम है? हाँ सर, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो कंपटीशन है इसको क्वालिफाई करना एक आर्ट है। उस आर्ट में ऐसा नहीं है कि आपको परेश बी रावल ही याद नाम रखना है, परेश बी लाल ही याद रखना, नहीं।
आपने सिर्फ परेश रावल को भी याद रखा नाम, कि सर ने बताया था व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ वो जो जोक करता है, जो किससे सुनाता है, तो कम से कम ऑब्जेक्टिव में आपको काम हो जाएगा। आपको 1 मार्क्स चाहिए। आपको कौन सा यूनेस्को या फिर यूएनओ में खड़े होकर भाषण देना है, काम खत्म हो गया। ग्रीवांसेस ऑफिसर व्हाट्सएप न्यू इंडियन, नाम परेश बी लाल। चलो, यस सर। डेज एंड डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल हमने एक डे बनाया है, कौन सा डे था वो? एनवायरमेंट डे। देखो एनवायरनमेंट डे था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि 5 जून को हम एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एनवायरनमेंट डे का थीम क्या था। क्या है थीम? आज के बाद सुने मैं क्या बोल रहा हूं, आज के बाद जब भी किसी डेट को आप पढ़ते हैं उस डेट का थीम जरूर याद रखेंगे। अगर 8 मार्च को हमने विमेंस डे बनाया है, थीम क्या है? अगर हम 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे मना रहे हैं तो उसका थीम क्या है? थीम इज वेरी वेरी क्रिटिकल। एक तो डे आपसे पूछा ही जाएगा कि कौन सा डे, किसान दिवस हम कब मनाते हैं, योगा डे हम कब मनाते हैं, या फिर ह्यूमन राइट्स डे हम कब मनाते हैं, बट द थीम ऑफ द पर्टिकुलर डे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। इस चीज को आप जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपके एनवायरनमेंट डे पे नहीं हूँ, संभवतः नेक्स्ट क्लास में आपके साथ जुड़ूंगा तो एनवायरनमेंट डे पे आ जाऊंगा संभवतः। यहाँ पे मैं आपके 22 जो आपकी मई है उस मई को हम बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे मनाते हैं। एंड द थीम ऑफ दिस डे वाज वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। संभवतः जिस समय हम डेज एंड डेट पढ़ रहे थे, हमने 4-5 क्लास पहले ही डेज एंड डेट पढ़ा है, उसमें हमने 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, ये तीनों 22 मार्च, अप्रैल एंड मई, ये हमने देखा है। किसी को याद है? कोई मेरे को साथ बोल सकता है कि ऐसा वाई 22 मार्च अप्रैल इज फेमस? कोई बोल सकता है? एक मिनट, सबसे डिस्कनेक्ट हो गया है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। हाँ सर। हाँ, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ है, एक मिनट। हाँ, मैं वो पूछ रहा था कि 22 मार्च एंड 22 अप्रैल। हाँ सर, क्यों important 22 है? मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है ना। वेरी गुड। और 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे होता है ना। क्या बात है, किसका सहारा लिया? गूगल का सहारा लिया या नोट का सहारा लिया? नहीं सर, गूगल के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ, ठीक है। देखिए क्यों मैं बार बार याद दिलाता हूँ, क्योंकि ये जो फ्रिक्वेंट टास्क चीजें मैं रिपीट करता हूँ, मैं पूछता हूँ, क्लर्कियल एग्जामिनेशन में ऐसे ही आपको देखने को ऊपर में तैरता हुआ दिखेगा। आपको लगेगा अरे सर ने तो ये बोला था ऊपर में दिखे। हाँ, प्रोबेशनरी ऑफिसर में यू हैव टू रीड, देयर इज नो ऑप्शन। बट क्लर्कियल एग्जामिनेशन में जो मल्टीपल बार मैं बोलता हूँ, मैं पूछता हूँ, वो ऐसे ही तैरेगा, आपको देखने को मिलेगा। सर ने बोला था कि 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई क्यों इंपॉर्टेंट है? तो 22 मार्च को हम जल पे थे, उसके 1 महीने के बाद निकल के हम थल पे आए, तो 22 मार्च को हम वाटर डे मनाते हैं। 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? तो अर्थ डे मनाते हैं। उसके बाद हम पर्यावरण की ओर आते हैं, तो वो जो 22 मई है जो अभी हमने देखा है, वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, वो हम क्या मनाते हैं? तो हम बायोडाइवर्सिटी के लिए मनाते हैं। तो ऐसा सीक्वेंस अगर याद रहा, माशाअल्लाह, आपको पढ़ने में मजा आएगा और एग्जाम देने में मजा आएगा। चलिए चलते हैं कहाँ पे? तो 23 मई पे, 23 में हम एक डे मनाते हैं, टर्टल डे है। याद कर लीजिए तो बेहतर है कि द थीम ऑफ द डे, मैंने पहले ही बताया, डे से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके थीम होता है आपके एग्जाम के लिए। तो थीम क्या है? टर्टल रॉक। अच्छी बात है जिसने भी थीम बनाया। नेक्स्ट 6 नंबर टॉपिक, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स। ये बेसिकली पीस कीपर क्या होते हैं? तो 2 देशों के बीच जो वाद विवाद हो जाता है, किसी कारण से कुछ इफ एंड बट हो जाता है, तो उनके बीच के जो रिलेशन है उनको ईज करने के लिए यूनाइटेड नेशन किसी को अपॉइंट करती है। दिस इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशन पीस कीपर। ये हम कब मनाते हैं? 29 मई को मनाते हैं, है ना।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स। अभी हमने युवराज सिंह को भी बनाया है, बाद में बात करेंगे युवराज सिंह की तो किसके लिए पीस कीपर है। बट पीस कीपर डे कब, यूनाइटेड नेशन पीस कीपर डे कब होते हैं? 29 मई को होते हैं। एंड द थीम फॉर दिस डे वाज द रोड टू ए लास्टिंग पीस, leveraging the power of the youth for peace and security। तो थोड़ा सा लंबा ये थीम है। इतना लंबा थीम देके क्यों बच्चों का जीवन खराब करते हैं ये लोग, मुझे पता नहीं चलता है। छोटा सा थीम देते हैं जिसको याद करने में आसानी होता है। चलो कोई बात नहीं, याद तो करना ही है आपको। तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपर डे 29 मई। नेक्स्ट, हर एक मूवी से पहले कहता है तंबाकू खाओ और गुनगाओ। दैट इज कॉल्ड, तंबाकू खाना नहीं है, तंबाकू छोड़ना है। दिस डे, आज के इस करंट अफेयर्स के इस टॉपिक के लिए सबसे बड़ी बात है कि टोबैको डे हम कब बनाते हैं। सोच लें कि अगर जब मैं कोविड पढ़ा रहा था तो कोविड में पहली और दूसरी बड़ी बात क्या बताई थी आपको? कोई एक बताओ। मैंने कोविड के पूरे सिलेबस में दो सबसे बोला कि ये सबसे बड़ी बात है। कौन कौन सी बात? 2 से 14 दिन तक के कोर्स का रहता है। दूसरा, लंग्स को इफेक्ट करता है। चंडीगढ़ और वाली। इस टॉपिक में अगर हम कोरोना से बाहर हो जाएं, अगर हम प्योर करंट, एक मिनट, अगर हम प्योर करंट अफेयर्स पे आएंगे तो उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि हम टोबैको डे कब मनाते हैं। आंसर इज 31 ऑफ मार्च। एंड द थीम ऑफ 30 टर्टल डे छोड़ो, मत याद करो, मैं तो कहता हूँ टर्टल डे मत याद करो, लेकिन पीस कीपर डे याद करना पड़ेगा। उसके ऊपर बायोडाइवर्सिटी तो मैंने स्पष्ट बता दिया है, जल, जल के बाद थल, थल के बाद थोड़ा सा पर्यावरण को भी देखना है। दिस डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, टोबैको डे। तंबाकू नहीं खाना है, 31 मई को हम मनाते हैं। एंड द थीम वाज कमिट टू क्विट। ओके, सर कुछ पूछ रहे थे, पूछिए। कोई कुछ पूछ रहा था मेरे से, बोलो ना। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है सर। बोलिए क्या हुआ? सर टोबैको डे का थीम क्या बताया आपने अभी? तो वॉइस नहीं आ रही सर वॉइस म्यूट हो गया। सर वॉइस नहीं आ रही है। नहीं सर, नहीं आई अभी भी। आवाज नहीं आ रही। ओके, चलो कंटिन्यू करो। अब आई, अब आई। हाँ यस सर। सर। किसी को प्रॉब्लम हुआ था, कुछ पूछना था मेरे से? सर आपके बीच में वॉइस चली गई थी तो क्या बोले आप? ओके ओके, चलो कंटिन्यू। यस सर। यस सर ये कोई पूछा था टोबैको की थीम क्या है टोबैको डे की? कमिट टू क्विट। अरे देखा ही नहीं क्या तुमने? देखो ना, कमिट टू क्विट, बिल्कुल कमिट करने का। तंबाकू खाते हो क्या? नहीं सर। अगर खाते हो तो आज ही प्रतिज्ञा लेने का, कमिट करने का अपने आप से कि आज मैं खाता हूं, कल से मैं नहीं खाऊंगा। दिस इज कॉल्ड कमिट टू क्विट। ठीक है? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्या है? A lab of the Defense Research and Development Organization, that is called DRDO, has developed a COVID-19 antibody detection based kit called DeepCoven। तो ये बेसिकली मुझे कोविड में ही शामिल करना था, लेकिन वहां किसी कारण शामिल नहीं हो पाया। तो डीआरडीओ ने एंटीबॉडी को चेक करने के लिए जिस किट को डेवलप किया है, तो यहाँ पे DeepCoven आपसे अगर पूछा जाए किसने डेवलप किया है, तो ना आईसीएमआर ने किया है, ना बायोटेक ने किया है, ना सीरम ने किया है, डीआरडीओ ने किया है। नाम क्या है? एंटीबॉडी टेस्ट के लिए बेसिकली है, एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है ये बेसिकली। नाम है DIPCOVAN, DeepCoven। ओके, नेक्स्ट, आने वाले 21 ऑफ जून को हम एक डे मनाने वाले हैं। उस डे का नाम है इंटरनेशनल डे फॉर योगा। और उसकी जो थीम होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा, उसका जो थीम होगा वो होगा बी विथ योगा, बी एट होम। योगा करो, घर पे रहो। ये आने वाले दिनों में हम मनाने वाले हैं 21 ऑफ जून को योगा डे। एंड द लास्ट टॉपिक जो हमने बताया था नेशनल न्यूज में, हम 10वीं
10 फैक्ट को ही आज के डेट में असेंबल करेंगे। उसमें हर्षवर्धन है, ऑलरेडी आपको मालूम है कि ये आपके क्या है, हेल्थ मिनिस्टर हैं। इन्होंने 74th हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो WHO की हेल्थ असेंबली हुई है उसको क्या किया है, तो चेयरशिप किया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि WHO की जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसका चेयरशिप, उसका जो नेतृत्व था वो किसने किया, तो इंडियन ने किया है। बड़ी बात है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसका चेयरशिप अगर किसी इंडियन ने किया है तो इंडियन आपके क्या है, हेल्थ मिनिस्टर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेशन न्यूज, 10th नेशन न्यूज आज के लिए। आज की क्लास की तीसरी टॉपिक को हम देखेंगे, कौन सी है, तो अवार्ड है। अवार्ड में ये जो डॉक्टर साहब हैं, कौन से डॉक्टर साहब, तो आपके जो हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, इन्हीं को हमने एक अवार्ड दे दिया है। किसने अवार्ड दिया, तो WHO ने अवार्ड दिया। क्यों अवार्ड दिया, के लिए अवार्ड दिया है, जब पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है अवार्ड में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज अवार्डेड हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन with WHO Director General Special Recognition Award for his accomplishment in the area of tobacco control। तो टोबैको कंट्रोल के लिए पूरे वर्ल्ड में जिस व्यक्ति को अवार्ड दिया गया है, WHO ने दिया है, टोबैको कंट्रोल के नजरिए से आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट चलें, अमर्त्य सेन। इसको हमने, अमर्त्य सेन साहब को, एक ऐसा इकोनॉमिस्ट है जिसको हमने नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स दिया था। नोबेल प्राइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी किसी को हमने दे दिया उसके नाम को याद रखने का, उस साल के लिए वो इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कैलाश सत्यार्थी को हमने दिया था आपके मलाला यूसुफजई के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, पूरे एक साल तक वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए, इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड नोबेल लिटरेंट अमर्त्य सेन, तो नोबेल के लिए जुड़ा हुआ ये नहीं है, क्योंकि नोबेल मिला है, इसका हमने यहाँ पर लिख दिया है, हैज बीन कंफर्म विद द 2021 प्रिंसेस ऑफ स्ट्रेस अवार्ड। किसने दिया है ये प्रिंसेस ऑफ स्ट्रेस अवार्ड, स्पेन की कंट्री ने दिया है। तो स्पेन ने जो अवार्ड दिया है, ये अवार्ड थोड़ा सा नया नाम है, आपको देखने को मिलेगा। क्या करेंगे, अगर किसी वर्ल्ड की किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी इंडियन को अवार्ड दिया जाता है तो ऐसे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रिंसेस ऑफ स्ट्रेस अवार्ड given by Spain to अमर्त्य सेन, बहुत बड़ा इंडिया का। नेक्स्ट, द एनिमी अवार्ड नॉमिनेटेड इंडियन कोरियोग्राफर, जो कोरियोग्राफर है आपके बॉलीवुड का, सुरेश मुकुंद, इनको हमने वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड दिया है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, कोरियोग्राफर वर्ल्ड में बेस्ट कोरियोग्राफर में एक ये नाम है, सुरेश मुकुंद। कोरियोग्राफर यू नो ना, कोरियोग्राफर क्या होता है? यस सर। हाँ सर। ओके, कोई था क्या बॉलीवुड में? मेरे कोई स्टूडेंट हैं क्या बॉलीवुड से जुड़े हुए? नो सर। अरे कोई होगा तो मेरे को भी वहां पर दिखाने का ना, कौन सा है वो, कौन सा है वो स्टूडियो, कौन सा है? अरे सबसे बड़ा स्टूडियो कौन सा है मुंबई में? हैदराबाद फिल्म सिटी। मालूम है, ये जो फैक्ट है ये सबको मालूम है कि फिल्म सिटी कहाँ पे है, लेकिन मैं पूछ दूंगा अभी कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, जहाँ से आपका सिलेक्शन होगा। ये किसी को नहीं मालूम चलेगा गुजरात में है, गोरेगांव में है, ये सबको मालूम है। मुझे नहीं मालूम था, मैं तो सिर्फ आप लोगों को जानना चाह रहा था कि कहाँ पे है, मुझे थोड़ी नहीं मालूम था, मैं तो देख रहा था कि आप लोग क्या बोलते हैं। गुड, चलिए आगे हम चलते हैं। देखिए, मिस यूनिवर्स 2020, ये अवार्ड 2021 में हमने दिया है। मिस यूनिवर्स, पूरे वर्ल्ड की जो सबसे खूबसूरत महिला है वो मैक्सिको की है बेसिकली, है ना। मैक्सिको का एक सबसे तेज गति से दौड़ने वाला भी आपका धावक था, नाम किसी को याद है? ओसन बोल्ट। वेरी गुड, ओसन बोल्ट। चलिए, वेरी गुड, 1.18। किसने बोला है ओसन बोल्ट, नाम क्या है? अच्छा ना, ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो मिस यूनिवर्स 2020 मैक्सिको की एक लेडी को हमने दिया है, नाम क्या है? नाम है अंद्रिया मेजा। चलो मेज भी याद कर लो कि हमने मक्का को दिया है मिस यूनिवर्स, तो भी काम चल जाएगा, इतना
एंड्रिया, कौन याद करेगा? तो मेज याद कर लो कि मेज को हमने दिया है मिस यूनिवर्स। चॉइस में हमको मेज दिखना चाहिए। मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया किसको हमने दिया है वो इंपॉर्टेंट आपकी होता है। मैक्सिको की है वो आपको जरूर याद रखना है कि मैक्सिको की लेडी है। मेज था जिसको हमने यूनिवर्स की सबसे खूबसूरत महिला का अवार्ड दिया था। नेक्स्ट, वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021 किसको दिया है? शकुंतला हर्क सिंह। नाम क्या है? इतना टफ नाम क्यों रखते हैं? कितना आसान सा नाम है। देखो आसान सा नाम क्या है, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनका नाम देखते हैं क्या है। वैसे यहाँ भी टफ नाम है, डैनियल जैन। डैनियल साहब आपको समझ में आ रहा है? डैनियल जैन दादर। सर इट्स दिनल जैन। अच्छा दिन इतना क्यों टफ नाम रख दो, थोड़ा आसान रखने का ना। देखो कितना आसान है, वो मुझे नहीं पता ना। एकदम सिंपल सवाल। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बातें आपको? यस सर, यस सर। पक्का? अगले क्लास याद रहेगा? सॉरी सर? अगले क्लास याद रहेगा कि नहीं? हाँ सर, याद रहेगा। ओके चलिए, अभी हम चलते हैं वर्ल्ड फूड अवार्ड किसको दिया है? तो शकुंतला हर्क सिंह को दिया है। तो सिंह भी याद रखा ना कि फूड अवार्ड कुणाल सिंह ने बताया था कि शकुंतला सिंह को दिया है। बस काम निकल गया। अपने को काम निकालना, अपने को जुगाड़ चाहिए, अपने को एग्जाम पास करने का जुगाड़ चाहिए। बस वो जुगाड़ हमें मिलना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए, एक कुर्सी हमें मिलनी चाहिए। जो क्लर्क हो, प्रोबेशनरी ऑफिसर हो, वो कुर्सी मिलनी चाहिए। सुबह में 10 बजे आने का, 4 बजे अगर क्लर्किल में ज्वाइन किए हैं तो अगर शाम का 4 बज गया तो ये भी नहीं देखने का कि सिस्टम अपडेट ले रहा है और शटडाउन में भी टाइम लग जाएगा, डायरेक्ट स्विच ऑफ कर देते हैं। हमारे यहाँ के जो क्लर्किल हैं वो 4 बज गया तो डायरेक्ट स्विच ऑफ कर देते हैं और डायरेक्ट निकल जाते हैं। तो क्लर्किल में जाना है तो क्या मैंने जुगाड़ चाहिए, जुगाड़ ऐसा कि डायरेक्ट बैंक के अंदर। इस कारण से कुणाल सिंह ने बताया कि शकुंतला सिंह को हमने फूड अवार्ड दिए हैं, हमने मेज को मिस यूनिवर्स का खिताब दिया है ना। ऐसे याद करना पड़ेगा, खेल खेल में आपको करंट अफेयर्स याद करना है, नहीं तो करंट अफेयर्स ऐसा इतना रुलाएगा कि पूछे नहीं। जब मैं पढ़ने की शुरुआत किया था तो मुझे तो पता ही जब मैंने करंट अफेयर्स में पढ़े क्या, बकवास है, क्या पढ़ना है इसको, रात में पढ़ रहे हैं सुबह में साफ हो जा रहा है। रात में क्या पढ़े वही सुबह में याद नहीं आता कि हमने पढ़ा क्या था, कैसे पढ़े करंट अफेयर्स को ताकि 1 महीने 2 महीने 3 महीने कम से कम मेंस के दिन तक हमें याद रहे। तो उसका एक ही ऑप्शन निकल के मेरे सामने आया, संभवतः वो निकल के सामने आया उसमें 1 साल लग गया, तो कोई बताने वाला नहीं था, खुद ही हम समझते थे कि हम आर्यभट्ट हैं, हम द्रोणाचार्य हैं, तो इस कारण से वो लग गया। दैट इज कॉल्ड डिस्कशन। अगर आप डिस्कशन करते हैं इन चीजों का तो आपको याद रहेगा। अगर खुद ही अपने मन में पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि भाई मैं तो अमृत सेन बन गया, रविन्द्रनाथ टैगोर बन गया, तो करंट अफेयर्स साहब एक ऐसी चीज है जो आपको याद नहीं रहेगी। यस, बैंकिंग टर्म्स जो मैं पढ़ाता हूँ वो आपको याद रह जाएगा, मैं IFSC कोड बताता हूँ क्या है वो आपको याद रहेगा, RBI का स्ट्रक्चर बताया वो याद रहेगा, लेकिन करंट अफेयर्स याद नहीं रहेगा अनलेस एंड अनटिल आप उसको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस नहीं करते। कितनी अच्छे तरीके से भी मैं आपको नोट्स दे दूं, कितने अच्छे तरीके से भी आप उस नोट्स को अपने नोट्स में अपने कलम से पेन डाउन करते हैं, ये एक ऐसी फैक्ट है जो ना आपके गुरु को याद रही है ना आपको याद रहेगी। देयर इज ओनली वन पैनेसिया टू रिटेन दीज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन योर मेंस एग्जामिनेशन, दैट इज डिस्कशन विद योर फ्रेंड। चलिए आगे हम चलते हैं, कहां पे? देखिए सबसे बड़ी अवार्ड, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा शायद, मैं क्या बोला, मैंने बोला कि सबसे बड़ी अवार्ड आपके इंडिया में अगर कोई है तो उसका नाम है भारत रत्न अवार्ड। लेकिन उस बड़ी अवार्ड के बाद दूसरी सबसे बड़ी अवार्ड कोई है तो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, दैट इज पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। तो हमने कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया है वो नाम आपको याद रखना है, कितने लोगों को हमने पद्म भूषण दिया है वो याद रखना है, बट कितने लोगों को हमने पद्मश्री दिया है ये अगर 102 नाम याद रखेंगे तो पता चला अपना ही नाम आप भूल जाएंगे। इस कारण से एटलीस्ट पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण आपको याद रखना ही रखना है, कुछ भी करें कैसे भी करें। ये पद्म विभूषण अगर याद नहीं हुआ जान खा जाऊंगा मैं, बिना ये पद्म विभूषण याद करवाए मैं छोड़ूंगा नहीं। हमने कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया है? देयर आर 7 रेसिपिटेंट ऑफ पद्म विभूषण। नाम देखें, नाम क्या क्या है? नाम है SP बाला सुब्रमण्यम,
8 से जुड़े हुए हैं, तमिलनाडु के हैं ये हैं। मरणोपरांत हमने पोस्ट थॉमस इनको अवार्ड दिया है। डॉक्टर बेले मोनप्पा हेडगे मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, कर्नाटका के हैं, इनको भी हमने दिया है। नरेंद्र सिंह पोस्ट थॉमस मतलब मरणोपरांत हमने साइंस और इंजीनियरिंग से ये अवार्ड दिया है। उसके बाद मौलाना वहीबुद्दीन खान और बीबी लाल, ये एक स्पेशलाइजेशन से हैं, एक आर्कियोलॉजिकल से हैं, दोनों दिल्ली के हैं, ये हमने अवार्ड दिया है। कहाँ से है ये अगर भूल भी गए ना कि दिल्ली अमेरिका कहाँ से है, भूल भी गए तो भी चलेगा, बट किस फील्ड से रिलेटेड है कभी कभी और कभी नहीं भूलने का। ठीक है, तो 7 लोगों का नाम आप याद रखना है। सुदर्शन साहू किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? आंसर इज 8। तो 8 से जुड़े हुए 2 लोगों को हमने अवार्ड दिया है, एक को जीवित रहते हुए अवार्ड दिया है, उनका नाम है सुदर्शन, और एक को मरणोपरांत हमने अवार्ड दिया है, उनका नाम है एसपी बालासुब्रमण्यम। दोनों 8 जुड़े हुए हैं, सीरियल नंबर 2 और 7। और जो सबसे ऊपर है शिंजो आबे, कौन है ये साहब शिंजो आबे? जापान का प्रेसिडेंट, फॉर्मर पीएम। वेरी गुड वेरी गुड। जापान, इनको भी हमने दिया है पब्लिक अफेयर्स के लिए पद्म विभूषण अवार्ड। मैं आपको अगर बताऊं कि अवार्ड आता है, संभवतः उसमें पद्म विभूषण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट है जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता हूं कि ये जो 7 में, ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए शकुंतला सिंह को भूल गए चलेगा, आप थोड़े देर के लिए मिस यूनिवर्स मेज को भी भूल गए तो चलेगा, हालांकि भूलना है नहीं, भूलने दूंगा नहीं, बट किसी भी कंडीशन में ये 7 नाम भूलने का नहीं। शिंजो एबे कहाँ के हैं? जापान के हैं। पब्लिक अफेयर्स कहाँ के हैं वो छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा तो भी चलेगा, बट पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड हमने शिंजो एबे को हमने अवार्ड दिया है, हमने एसपी बालासुब्रमण्यम को अवार्ड दिया है, सुदर्शन साहू को हमने अवार्ड दिया है, बीबी लाल, मौलाना वहीबुद्दीन खान को हमने अवार्ड दिया है, नरेंद्र सिंह कपाय को हमने साइंस इंजीनियरिंग के लिए अवार्ड दिया। तो ये जो उनका फील्ड है और ये जो अवार्ड है ये आपको याद रखना ही है। आपसे पूछा जाता है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण अवार्ड। 3 नाम आपके पद्म विभूषण करेंगे, एक नाम आपके पद्म भूषण करेंगे, उसमें से आपको क्या करना है? एक ऑड मैन आउट करना ही है। देयर आर 7 रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण, there are 10 recipients of Padma Bhushan, there are 102 recipients of Padma Shri। पद्म श्री कितने को हमने दिया है? सिर्फ उतना ही याद रखना है कि 102 को हमने दिया है। क्या नाम है? नॉट इंपॉर्टेंट, अगर इंपॉर्टेंट होता तो मैं आपको बताता या स्क्रीन शेयर करता, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यस 7 नाम आज के दिन में पद्म विभूषण हमने बताया है। नेक्स्ट क्लास पद्म विभूषण 10 नाम मैं बताऊंगा, बट एटलीस्ट 7 नाम आप जरूर याद रखिए। ये पीडीएफ नेक्स्ट क्लास में आपके साथ शेयर हो जाएंगे। आज के डेट में सिर्फ आपको कोरोना वाले पीडीएफ मिलेंगे, उनके साथ कोरोना खेलते बैठने का। क्लास को मैं खत्म करना चाहूंगा, किसी के साथ कोई क्वेश्चन पूछिए दही चट फटाफट। नो सर, कुछ भी नहीं? ओके, इस पे जाकर टेस्ट कितने लोगों ने दिया? मैंने सर्वेश, सिर्फ 4 लोगों ने टेस्ट दिया है। टेस्ट दीजिए, आपके कारण चैनल पर अपलोड है, लिंक है। मुंबई से सिर्फ 4 लोगों ने सबसे टेस्ट दिए हैं, हालांकि अक्रॉस इंडिया लोगों ने टेस्ट दिया है, लेकिन मुंबई से सिर्फ 4 ही आप में से वो स्टूडेंट जिन्होंने टेस्ट दिया है। तो टेस्ट को देने का थोड़ा सा बनाइए कि मुझे कमेंट भी किए सर। हाँ, मैंने लाइक और कमेंट भी किए है सर। वैष्णवी, आपका फर्स्ट लेक्चर है? यस सर। यस सर। वैष्णवी, आपने मैसेज किया है, किनका फर्स्ट लेक्चर है आज? दोनों का भी सर। और एक है आप तो बोल रहे सर हैं मेरा भी। सर मेरा भी। ओके, ठीक है, फर्स्ट हो या आखिरी हो, देखिए फर्स्ट हो या आखिरी हो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये आखिरी वालों के लिए भी पहली क्लास थी और पहली वालों के लिए पहली क्लास है। तो ये करंट अफेयर्स सबके लिए पहली क्लास थी। मैंने आज तक करंट अफेयर्स का सेक्शन आप लोगों के साथ लिया नहीं था, इसका ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो छूट गया, हमने पढ़ा नहीं है या हमें समझ में नहीं आया। यहाँ पे समझे समझाने की कोई बात नहीं थी। कोरोना को तो मैंने ऐसा समझाया है, जो कोरोना आपके घर के बाहर में आपको मिल गया तो आप भूलिएगा उसको, उसका नाम सार्स है, सार्स CoV-2 है। चाइना में तू पहली बार आया था, 2002 में तू पहली बार 2002 में तुम पहली बार आया था। तुमको WHO ने पेंडेमिक बनाया, ये पेंडेमिक कब बनाया वो भी हमने बताया कि 11 मार्च को तुमको पेंडेमिक केरला में स्टूडेंट के थ्रू आया था। हाँ, केरला में स्टूडेंट के थ्रू आया था।
हाँ वो ऐसा सीरियल में याद रखा, आरटीपीसीआर टेस्ट, एंटीजन टेस्ट। आरटीपीसीआर का क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, एंटीजन होता है। एंटीजन में हम क्या करते हैं, प्रोटीन देखते हैं। एंटीबॉडी में हम प्रीवियसली कोरोना हुआ था कि नहीं, ऐसे अगर याद रहा तो कोरोना तो ऐसे ही आपको घर के बाहर दिख जाएगा कि कोरोना खड़ा है। ओके, यहीं पे मैं आपके क्लास रखना चाहूंगा, आपसे अवधि लेना चाहूंगा। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास हम मिलते हैं, चाय के बाद आप लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो कुणाल सर। कुणाल सर